प्रीति मैं आज आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये पेपर 2 सोशल साइंस के लिए है। सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। तो ये मेरा वीडियो हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री में क्लास 5 में वीडियो करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मेन चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो नोट डाउन करते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये शॉर्ट नोट्स है जो आपके लिए कम समय में अच्छा आपको ट्रिक मिलेगा, जिससे कि आप इसको एग्जाम में फॉलो करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। सीट जैसे कि आप जानते हैं सोशल साइंस 60 नंबर का होता है। अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना हो गया, मसाले और काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए, ठीक है। ये सोशल साइंस में भी आपका आता है, और प्लस ईवीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण भारत क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सोना हो गए, मसाले और खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य ने काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च को रोमन साम्राज्य किस नाम से बुलाते थे? काले सोने के नाम से, ये याद रखिएगा। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो व्यापारी किन रास्तों से ले जाते थे? जहाजों से और सड़कों के रास्तों से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक सोने के सिक्के मिले। तो दक्षिण भारत में क्या मिले? अनेक सोने के सिक्के मिले, और कहाँ के? रोमन के। संगम कविताओं की चर्चा मिलती, या एक तमिल शब्द जिसका अर्थ प्राचीन जिसका अर्थ 3 मुखिया है। तो संगम साहित्य क्या है? एक प्राचीन रचना भी है जिसकी रचना 2300 साल पहले की थी, और ये क्या? तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या है? 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। और ये कौन कौन है? ये चोल, चेर तथा पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। यह याद रखिए। तो एक चोले का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुराई थी। 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था, ठीक है। 200 वर्षों के बाद कौन से शासक का? सातवाहन नामक राजवंश का, ठीक है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, ठीक है। ये याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बाल श्री था, ठीक है। उनकी माता का क्या नाम था? सातकर्णी का, तो गौतमी बाल श्री। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और कब हुआ था? 7000 साल पहले हुआ था। यह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। रेशम मार्ग क्या नाम से प्रसिद्ध था? सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। और सिल्क रूट पर भी जो क्या है, नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कहाँ पर कुषाण शासन करते थे? करीब 2000 साल पहले करते थे। कहाँ पर? मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर, ठीक है। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होने से क्या है, आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो इस राज्य में क्या है, सोने के सिक्के भी का जारी करने, सोने के सिक्के का भी इस्तेमाल किया गया था। तो किसके शासन में? कुषाण के शासन में, ठीक है। सोने के सिक्के का उपयोग किया गया था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्ठ था। ये पूछा जा सकता है कि कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्ठ था। उसने कनिष्ठ करीब 1900 साल पहले शासन किया, और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया। बौद्ध परिषद क्या था? संगीत का गठन भी किया था। और कब किया था? 1900 साल पहले। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार करीब अश्वमेध कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। तो अश्व घोष कौन थे? जो कनिष्ठ के दरबार में रहते थे वो क्या थे? रचनाकार थे, कवि थे। अवश्य घोष, ठीक है। अवश्य घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है।
आवश्यक घोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने किस भाषा में लिखना शुरू किया था? संस्कृत में। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो इस समय बौद्ध धर्म की क्या है? नई धारा का विकास और क्या कहलाया? महायान का विकास हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। बौद्ध दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है, दूसरा जो परिवर्तन किया वह बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके रहने के लिए भी पहाड़ों पर गुफाएं बनाई गई। ठीक है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। तो बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था? दक्षिण पूर्व की ओर हो गया श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में। बाद पर यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियान जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वह करीब 1600 साल पहले आया था। तो बता सकते हैं चीनी बौद्ध यात्री आया था। फासियान कब आया था? 1600 साल पहले आया था। और स्वेग साग जो है 1400 साल पहले आया, और उसके करीब 50 साल बाद कौन आया? इत्सिक आया। ये सभी क्या थे? बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आते थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की थी। ये पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश ने की थी? तो गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की थी। फिर विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा कि विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो गुप्त वंश के राजा थे। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 200 साल पहले। कहाँ? पश्चिमी एशिया में। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ। ये याद रखें कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो बेथलहेम में हुआ। ठीक। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। ठीक है। तो केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और वे पश्चिमी एशिया से आए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है सीरियाई ईसाई। और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, ताकि जो बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इससे भी रिलेटेड मेरा वीडियो है सोशल साइंस रिलेटेड और चार्ट डेवलपमेंट और EVS का। तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।